सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके के अंदर। साथियों, आज हम राजस्थान के फिजिकल पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान की स्थिति को अलग अलग प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, अलग अलग फिजिकल हिस्से के अंदर बांटा गया है। आज उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथियों, आपको कुछ समझाने की कोशिश कराने वाला हूँ। मेरे द्वारा अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके छोटे भाई का ही चैनल है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, राजस्थान के ऊपर वाले इलाके में हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर का मैदान क्या है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर कौन सा है, घग्गर का मैदान है, कौन सा है, घग्गर का मैदान है। और शेखावाटी के प्रदेश को क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके को क्या कहा जाता है, वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वागड़ कहा जाता है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये जैसलमेर वाला इलाका है, इसे क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। इसके बारे में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये तो कुछ बेसिक जानकारी है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरावली से थोड़ा ऊपर आते ही क्या है, बोराट का पठार है। क्या है, बोराट का पठार है। और यहाँ पर कौन सा है, आबू पर्वत है। और नीचे नीचे क्या है, नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे ही नीचे देखने पर माही का मैदान नज़र आता है। क्या आता है, माही का मैदान। डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही का मैदान। थोड़ा और ऊपर बढ़ने पर झालावाड़ वाले इलाके में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले इलाके में हाड़ौती का प्रदेश इसे कहा जाता है। और हाड़ौती के प्रदेश के जस्ट ऊपर कौन सा है, चंबल का मैदान है। कौन सा है, चंबल का मैदान है। कौन सा है, चंबल का मैदान है। यह कुछ थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी, एकदम विशेष चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान का फिजिकल रूप जिस प्रकार दिखाई देता है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होने वाला है भौतिक प्रदेश के अंदर। अगर भौतिक प्रदेश में से पेपर में प्रश्न आ गयो तो आपनो प्रश्न बिल्कुल सही बैठ सी। एकदम बढ़िया जानकारी था न देवन वाला हूँ मेरे नोट्स के अंदर। ओ देखो छोटो टाबर के बात के करे, अरे तावड़े गमे रोई गमे के करे, के ले बैठा कौन रेगिस्तान के अंदर। ये कुछ भौतिक प्रदेश का ही पार्ट है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले निर्माण है वो भौतिक प्रदेशों का अरावली पर्वत व भौतिक प्रदेश का निर्माण है वो सबसे पहले अरावली पर्वत से पहले और बाद में पश्चिम मरुस्थल के प्रदेश का हुआ है। ये पूछ ले कि भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है, तो सबसे पहले निर्माण अरावली पर्वतमाला का हुआ है। और बाद में किसका निर्माण हुआ है, पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूछ ले तो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, और सबसे छोटा पूछ ले तो पठारी प्रदेश। कौन सा है, सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो अपन ठा है पश्चिम मरुस्थली प्रदेश। पश्चिम मरुस्थली प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है पठारी प्रदेश। राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसका भौतिक विभाजन किया था। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी क्षेत्र, चौथा है अरावली प्रदेश, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिण पूर्व कृषि प्रदेश, सातवां है चंबल बीहड़ प्रदेश। एक एक के बारे में
डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें कितने जिले आते हैं, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। पहला आता है जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में भौतिक प्रदेशों को बांटा था, उन्हीं भौतिक प्रदेशों की श्रृंखला में पहला भौतिक प्रदेश आता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसमें जिले कितने आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर। इसके अंदर 6 जिले आते हैं और इस वाले क्षेत्र में 15 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद में दूसरा भौतिक प्रदेश है अर्ध शुष्क भौतिक प्रदेश। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जैसे जिले हो गए, जालौर हो गया, पाली हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, जोधपुर हो गया। इसी में भी कितने हैं, 6 जिले हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश में भी कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। यहाँ पर भी वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। उसके बाद में तीसरा भौतिक प्रदेश है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर आता है, बीकानेर आता है और उत्तरी भाग आता है जैसलमेर का, और यहाँ पर 15 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चौथा भौतिक प्रदेश है अरावली प्रदेश। इसके अंदर जिले आते हैं उदयपुर, दक्षिण पूर्व पाली और पश्चिम डूंगरपुर। ये जिले अरावली प्रदेश के या अरावली भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर 36 से 60 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है। 5वां भौतिक प्रदेश है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत जिले आते हैं 1 जयपुर, 2 अजमेर, 3 सवाई माधोपुर, 4 भीलवाड़ा, 5 बूंदी, 6 अलवर, 7 भरतपुर, 8 धौलपुर, 9 कोटा। 9 जिले आते हैं इसके अंतर्गत और यहाँ पर वर्षा है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। मोटो मोटो ओ मतलब थोड़ो याद रखिया, दिमाग रामायण कदी भी मैप पढ़ो नहीं तो मैप रामायण था नहीं तो पता होना चाहिए कि किसो भौतिक प्रदेश किसी जगह पर है। और छठो भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत जिले आते हैं पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़। ये जिले हैं वो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। 7वां भौतिक प्रदेश है चंबल बीहड़ प्रदेश। 7वां भौतिक प्रदेश कौन सा है, चंबल वाला इलाका है। इसे ही भौतिक प्रदेश के अंदर बांटा गया है और इसे चंबल बीहड़ प्रदेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जैसे यह राजस्थान का स्वरूप है, मेरे हाथ से ही बनाया गया है। जैसे ऊपर ही ऊपर बात करें कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यह जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये कितना बड़ा है ये देख लीजिए आप। ये साथियों इतना बड़ा है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये कौन सा है, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ऊपर बांगड़ आता है, शेखावाटी वाला इलाका आता है और उत्तर में ये हो गया अरावली प्रदेश और बीच में हो गया लूणी बेसिन। लूणी बेसिन किस किस के बीच में है, तो अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली के बीच में कौन सा है, लूणी बेसिन है। उसके बाद में ये हो गया यमुनांतरण मैदान। यहाँ पर यमुना नदी के प्रभाव के कारण इसे यमुनांतरण मैदान भी कहा जाता है। उसके बाद में थोड़ा नीचे पूर्वी मैदान, बनास बेसिन और ये हाड़ौती का पठार, ये 56 का मैदान और ये मध्य घाटी मैदान और यहाँ पर हो गया भोराट का पठार। दक्षिण के अंदर भोराट का पठार, अरावली के नीचे क्या है, भोराट का पठार स्थित है। उसके बाद में डेजर्ट किसे कहा जाता है, डेजर्ट उसे कहा जाता है पानी अपने वास्तविक स्तर से थोड़ा नीचा चला जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे डेजर्ट कहा जाता है। सहारा मरुस्थल के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका क्षेत्रफल 8 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यहाँ का क्षेत्रफल 8 करोड़ 40 लाख वर्ग
वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है और यह नाम है वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। राजस्थान भारत के अंदर डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं? भारत के अंदर डेजर्ट ब्लॉक ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं भारत के अंदर? 142। और राजस्थान के अंदर कितने हैं? 85। कितने हैं? 85। 85 है वो राजस्थान के अंदर डेजर्ट ब्लॉक है। थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। उसके बाद में काजरी के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ विशेष जानकारी काजरी की लिखी है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। काजरी को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान है काजरी, ये जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1959 के अंदर जोधपुर में की जाती है। और काजरी का अगर अंग्रेजी में इसका पूरा नाम पूछे तो क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिंदी में इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। अमेरिका तथा यूनेस्को की सहायता से केंद्र सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। किन दो एक तो काजरी को स्थापित करने में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है और यूनेस्को का सबसे बड़ा योगदान है। इन दोनों के योगदान से केंद्र सरकार ने जोधपुर के अंदर काजरी को स्थापित किया था। और काजरी का उद्देश्य क्या है? काजरी का मुख्य कारण क्या है कि काजरी को जोधपुर में स्थापित किया गया? मरुस्थल के विस्तार को रोकना या मरुस्थल के प्रसार को कम करना। जो मरुस्थल है वो आगे बढ़ रहा है, इसके प्रसार को कम करना। उसके बाद में आफरी, एक जोधपुर के अंदर आफरी और आफरी का काम क्या है ये सब पढ़ेंगे। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी को कहा जाता है और आफरी का पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना 1987 के अंदर जोधपुर के अंदर होती है। और इसका उद्देश्य क्या है? आफरी का उद्देश्य है मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखे को सहन कर सके, क्योंकि मरुस्थल के अंदर पानी मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए मरुस्थल के अंदर ऐसी वनस्पति को लगाया जाता है जो थोड़े बहुत सूखे को भी सहन कर सके, थोड़े बहुत सूखे को भी सहन कर सके। बालू का मुक्त प्रदेश किसे कहा जाता है? बालू का मुक्त प्रदेश पर्वत और पहाड़ के बिचली वाली रेत को क्या कहा जाता है? बालू का मुक्त प्रदेश कहा जाता है। ये जैसे ये हो गया पहाड़ और ये हो गया पर्वत, इन दोनों के बीच में ये जो रेत है, इसी रेत को क्या कहा जाता है? इसी रेत को बालू का मुक्त प्रदेश कहा जाता है। बालू का मुक्त प्रदेश है वो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैसे 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर, अरस की पहाड़ियाँ सिक्कर के अंदर, लोहागरल की पहाड़ियाँ झुंझुनू के अंदर बालू का मुक्त प्रदेश देखने को मिलता है। राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर के सम गांव को वनस्पति रहित क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति है वो नाम मात्र की पाई जाती है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश किसे कहा जाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिम नागौर और चूरू के अंदर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों के प्रकार कौन कौन से हैं? बालू का स्तूपों के प्रकार आते हैं। सबसे पहला प्रकार है बरखान। बरखान किसे कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाले रेत के टिल्लों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। बरखान है वो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि बरखान किसे कहा जाता है? अर्धचंद्राकार जो रेत के टिल्ले होते हैं, अर्धचंद्राकार जो रेत के टिल्ले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे
बरखान कहा जाता है। और सर्वाधिक बरखान है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और पुरानी बरखान है वो सबसे पुरानी बरखान है वो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और नई बरखान है वो भालेरी गांव चूरू के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अनुदैर्ध्य स्तूप किसे कहा जाता है? अनुदैर्ध्य स्तूप किसे कहा जाता है? जो अनुदैर्ध्य स्तूप है, स्तूप किसे कहा जाता है? टिल्ले को कहा जाता है। और अनुदैर्ध्य जो पवन की दिशा के समानांतर बने होते हैं उन टिल्लों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूपों के प्रकार जो रेत के टिल्लों में दूसरा प्रकार है वो कौन सा है? अनुदैर्ध्य स्तूप है। जो पवन की दिशा के समानांतर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। और इन जैसे ये टिल्ला बन गया, ये टिल्ला बन गया, इसके बीच वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? कारवा मार्ग या कॉरिडोर कहा जाता है। यह जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहा जाता है? जो पवन की दिशा में समकोण पर बनते हैं उसे अनुप्रस्थ कहा जाता है। अनुप्रस्थ हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया, बरखान हो गया, सभी है वो एग्जाम के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो पवन की दिशा में समकोण पर बनते हैं उसे अनुप्रस्थ कहा जाता है। उसके बाद में तारा स्तूप, तारा स्तूप जहाँ पर हवा की दिशा है वो निश्चित नहीं होती है, हवा है वो चारों तरफ से कहीं से भी चल सकती है। जहाँ पर हवा की दिशा कोई निश्चित नहीं होती है, जहाँ पर हवाएं अनियमित चलती रहती है, वहाँ पर इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। जैसे ये क्या है? ये तारा स्तूप है, तारा टिल्ला है। क्या है? तारे की आकृति का रेत का टिल्ला है। और यह मोहनगढ़, रामगढ़, पोकरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर पाए जाते हैं। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश किसे कहा जाता है? बालूका का मतलब हो गया रेत और स्तूप का मतलब हो गया टिल्ला, मुक्त का मतलब हो गया वहाँ पर नहीं है। ऐसा प्रदेश जहाँ पर रेत के टिल्ले बहुत ही कम पाए जाते हैं। यह बालू का पत्थरों से बना हुआ क्षेत्र होता है। ये पत्थर की चट्टानें मैदानों में पाई जाती है। यहाँ से रन व टाट झीलें निकलती है। और अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। या थोड़ा घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि सबसे पुराने जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर के अंदर मिले हैं, अक्कलवुड फॉसिल पार्क से मिले हैं। और युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? युद्ध संग्रहालय भी जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? युद्ध संग्रहालय जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद धरियन किसे कहा जाता है? जैसलमेर जिले में जो रेत के टिल्ले होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं या आते रहते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हीं टिल्लों को स्थानीय लोगों की भाषा में, लोगों की जुबानी में, लोगों की भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। जैसे रेत का टिल्ला यहाँ था, यहाँ से हवा चली यहाँ पर आ गया, फिर हवा चली फिर यहाँ आ गया, ऐसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही धरियन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। जैसे कुछ त्रिवेणी संगम होते हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती ये तीनों नदियां जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा है? वहाँ पर प्रयाग इलाहाबाद क्षेत्र है। और इसी में क्या लगता है? इसी में कुंभ मेला लगता है। कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर लगता है। सरस्वती, यमुना और गंगा इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर कुंभ का मेला लगता है। मेला लगता है।
शेखावाटी क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहा जाता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो बिचले भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बिचले भाग को क्या कहा जाता है? मेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवड़ कहा जाता है। और वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? वागड़ प्रदेश कहा जाता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? मेवड़ कहा जाता है। और नागौर की सभी जिलों के अंदर सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है। सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है नागौर की सभी जिलों के अंदर। और नागौर क्षेत्र में जो पानी पीने में, नागौर क्षेत्र में जो पीने का पानी होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें फ्लोराइड पाया जाता है। इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पर है? नागौर वाले क्षेत्र के अंदर है। क्योंकि यहाँ पर नागौर को आदमी है जो थे देखता ही पहचान जो, देखता ही क्या पहचान जो, क्योंकि एक तो फिर इस जगह पीने के पानी के अंदर के पाई जाए? फ्लोराइड पाई जाए। तो फ्लोराइड के हुए दांत खराब हुए, दांत अगर पीला बड़ा दांत आडा टेढ़ा एक कट्ठी भी दिख जाए, समझ लिया वो नागौर को आदमी है, कट हुए नागौर को आदमी है। क्योंकि अड पीने के पानी के अंदर फ्लोराइड पायो जावे। फ्लोराइड से प्रभावित जिला अगर पूछ ले तो भाई नागौर है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। बेसिन किसे कहा जाता है? नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर व जालोर जिले की छोटी बड़ी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ। और छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर व जालोर जिले की छोटी बड़ी पहाड़ियाँ है। रन व टाट किसे कहा जाता है? खारे पानी की जो छोटी छोटी झीलें जैसलमेर के अंदर बनी हुई है उन्हें क्या कहा जाता है? रन और टाट कहा जाता है। डांड, लवणीय झीलों को डांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। खड़ीन, वर्षा के जल को पाड़ बनाकर एकत्रित करना, उस पर कृषि करना, उसे क्या कहा जाता है? उसे खड़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन कहा जाता है। ये ऐसे पाड़ बना ली, ये से क्या बना ली? पाड़ बना ली। और यहाँ पर क्या आ रहा है? ये पानी आ रहा है। इस पानी को रोका जाता है इस पाड़ के द्वारा। और इसी क्षेत्र में क्या की जाती है? इसी इलाके के अंदर खेती की जाती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे खड़ीन कहा जाता है। करौली में पान की खेती को बझेड़ा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। करौली के अंदर पान की खेती को बझेड़ा कहा जाता है। महामंदिर झालरा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। मगरा किसे कहा जाता है? थार की मिट्टी जो लवण युक्त होती है। जैसलमेर में थार के मरुस्थल में जिस मिट्टी में लवण पाया जाता है, लवण युक्त मिट्टी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। पोखरण को भारत का शक्तिधाम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर परमाणु परीक्षण होते हैं। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय होता है। उस समय थीम होती है, उस समय इसकी थीम क्या होती है? बुद्ध मुस्कुराए। उसके बाद में दोबारा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11 व 13 मई 1998 को होती है। उस बार थीम होती है बुद्ध फिर मुस्कुराए। क्या होती है? बुद्ध फिर मुस्कुराए। और बीहड़ किसे कहा जाता है? जहाँ पर नदियाँ बहती है उस बहाव क्षेत्र में जो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बीहड़ कहा जाता है। जैसे ये नदी बह रही है, बीच में ये बड़े बड़े क्या हो गए? बीच में ये बड़े बड़े खड्डे हो गए। क्या हो गए? खड्डे हो गए। इन खड्डों को क्या कहा जाता है? उन खड्डों को ही बीहड़ कहा जाता है। और बीहड़ सर्वाधिक अगर जिले के अंदर बात करें तो सवाई माधोपुर के अंदर सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। मरु त्रिकोण,
मरु त्रिकोण इस मरुस्थल वाले इलाके को कवर करने के लिए मरु त्रिकोण बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर मरु त्रिकोण बनता है इन 3 जिलों के अंदर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। मावठ किसे कहा जाता है? सर्दियों के अंदर जो बरसात पश्चिमी विक्षोभों से होती है उसे मावठ कहा जाता है। यह वर्षा भूमध्य सागर मानसून से होती है। रेग किसे कहा जाता है? जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? जहाँ पर चट्टान होती है, पत्थर होते हैं, पानी होते हैं, ऐसे मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। समगांव जैसलमेर है, जो समगांव है वो क्या है? जैसलमेर जिले का वनस्पति रहित गांव है, जहां पर वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है। मरुस्थल का मार्च किसे कहा जाता है? बढ़ते रेगिस्तान के प्रसार को मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। नाचना जैसलमेर का गांव है जहां पर मरुस्थल का विस्तार सबसे ज़्यादा है, नाचना के अंदर। लाठी सीरीज जैसलमेर में काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा भूमि के अंदर बहती हुई एक जलपट्टी प्राप्त होती है। भूमि के अंदर एक जलपट्टी है वो बह रही थी और इसी जलपट्टी को काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा जाता है और इसी पट्टी को क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है। और इसी भूमि के अंदर जो जलपट्टी पाई जाती है इसे ही क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है। चांदन नलकूप जैसलमेर जिले की सम तहसील में चांदन गांव में एक नलकूप पाया जाता है जहां पर मीठा पानी निकाला जाता है। उसे थार का घड़ा भी कहा जाता है और थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहा जाता है और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहा जाता है। बटाड़ू का कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, संगमरमर से बना हुआ है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है और इसका निर्माण है वो गुलाब सिंह के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1981 के अंदर जैसलमेर के अंदर होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है और यह कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है? तो 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है जिसकी स्थापना 1981 के अंदर जैसलमेर के अंदर होती है। जैसलमेर और बाड़मेर में है और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है वो जैसलमेर के अंदर है। खादर किसे कहा जाता है? नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लेकर आती है, नवीन मिट्टी जो उपजाऊ होती है उसे खादर कहा जाता है। बांगर किसे कहा जाता है? बांगर उसे कहा जाता है जो नदियों के द्वारा बहुत वर्षों पहले मिट्टी लाई जाती है, पुरानी मिट्टी लाई जाती है। जो पुरानी मिट्टी अभी तक है उसे क्या कहा जाता है? जो उपजाऊ नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। हाड़ौती के पठार है वो मालवा पठार का अंग है और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। इसे हाड़ौती का पठारी प्रदेश या लावा का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती के पठार का जो विस्तार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। हाड़ौती के पठार का विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है? हाड़ौती का पठार कछु कोनी करनो थाने कहीं कौन करनो। हाड़ौती को पठार के अंदर कितना जिला है? अगर सीधो पूछ ले तो 7 जिला है। याद किया करो तो याद कर लिया। हाड़ौती के अंदर अक्षर कितना है? 3। का के अंदर अक्षर कितना है? 1। और पठार के अंदर अक्षर कितना है? 3। तो 3 और 3 छौरे कितना हो गया? 7। तो 7 जिला हाड़ौती के पठार के अंदर कितना जिला है? 7 जिला है। हाड़ौती के पठार ने 2 भागा के अंदर बांटा गया है। एक विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है और एक विंध्यन कगार भूमि किसे कहा जाता है? बनास नदी और चंबल नदी के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है।
और एक आता है दक्कन का पठार। एक क्या आता है? दक्कन का पठार। भारत का सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार है, जिसका विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर है। एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान है जो 3 नदियों के संगम पर है। चंबल, पार्वती, काली सिंध और दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा पर है। वर्तमान में इसका नाम है वो क्या है? मुकुंदरा हिल्स। ये 3 तो पेपर के अंदर पूछे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इर्ग किसे कहा जाता है? इर्ग तो इर्ग कहा जाता है जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है या संपूर्ण रेतीला मैदान होता है जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है, रेत के दौरे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे इर्ग कहा जाता है। रेग किसे कहा जाता है? मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। जहाँ पर पत्थर भी होते हैं, रेत भी होती है, उसे क्या कहा जाता है? पत्थर और रेत को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। और इर्ग है वो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल को कहा जाता है। हमादा किसे कहा जाता है? चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? चट्टानी मरुस्थल को जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, उस मैदान को देख लेना, हमादा ही कहा जाता है। उस वाले क्षेत्र को हमादा कहा जाता है। हमादा चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है। साथियों, ये थी कुछ राजस्थान के भौतिक प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने कम समय में आपको देने की कोशिश की है, क्योंकि आगे CET 10+2 का एग्ज़ाम है, EORO का एग्ज़ाम है और राजस्थान में और भी वैकेंसी आने वाली है और इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी क्लासें हो रही है। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि थाने किसोक लाग्यो वीडियो। और चैनल पर नया हो तो चैनल ने अरे सब्सक्राइब तो कर दो रे। थार छोटे भाई को चैनल है, सब्सक्राइब करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं। अगर थार जेम पिस्सा लागे तो गड्ढा देख लूँ, थार जेम पिस्सा लागता हुआ तो मैं थागुन सब्सक्राइब को नहीं करूँ, क्योंकि थार जेम पिस्सा लागे को नहीं। थार छोटे भाई को चैनल है, अगर थार पसंद आवे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो ने और शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो ने आगे पहुँचा दो। साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।